Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम इसमें एनटीपीसी के क्वेश्चंस अभी डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली आपका ये जो पर्टिकुलर स्ट्रीम है जीके पेनेशिया सीरीज, इसमें हम आपके 2022 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी डिस्कस करते हैं। अभी आपका एनटीपीसी का लेवल 6 के क्वेश्चन चल रहे हैं, काफी सारे इसके सेशंस हो चुके हैं और ये आपका शायद 12th या 13 सेशन है, देख लेना जो भी है। और शुरू करते हैं आज का सेशन। ठीक है, ज्यादा टाइम अपने पास है नहीं तो सीधा टॉपिक पे मूव ऑन करते हैं। और अगर आपने सेट 1 से नहीं देखा है ना तो सेट 1 से सारी की सारी चीजों को जरूर देखना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा आपका आज का पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है कि कौन सा सेरेमोनियल फोल्क डांस है पुडुचेरी का या पौंडीचेरी का, जो आपका हिंदू एपिक रामायणा पे बेस्ड है और इसे विलेनूर टेम्पल में परफॉर्म किया जाता है पुडुचेरी में। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर फोल्क डांस के बारे में पूछ रहा है। अब बच्चे क्या करते हैं ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखते हैं कि उसका बहुत डिटेलिंग से क्वेश्चन पूछ लिया या ये वो हो गया, तो परेशान हो जाते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, कैसे क्या होगा। अब देखो, ऐसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, उसमें से अब देखो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूँ। जीके में आजकल जैसे क्वेश्चंस का ट्रेंड चला है, उनको सॉल्व करने का क्या तरीका है। 80% क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनमें ये लाइन आपको बेवकूफ बनाने के लिए या फिर आपको उलझाने के लिए, जो चीजें आपने याद करी हैं वो भी आप ना कर पाओ, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं। अगर आपको माइंड में ये भी है ना कि पौंडीचेरी के फोल्क डांसेस आपको अकेले याद हैं और उसमें से कोई एक ऑप्शन में है, तो वो आपको टिक कर देना। 80% टाइम्स ये होता है। लेकिन अभी देखा गया रिसेंट एग्जाम में कहीं कहीं एसएससी सीजीएल के और डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम्स होते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो। इसमें डांसेस के और इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, डांसेस में आपका और बेसिकली आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस हो गए, देन आपका इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हो गए। बहुत अच्छे क्वेश्चंस देते हैं ये, और टीसीएस सेम एजेंसी है। यहाँ पे मैंने ये देखी है ये चीज कि आपका हेड क्लर्क का एक एग्जाम था, दैट इज 4600 ग्रेड पे। और काफी एग्जाम्स हैं इसके जिनमें डांसर्स के काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे। और रिसेंटली जो एग्जाम्स हुए हैं आपके एसएससी सीजीएल का हो जाए या फिर आपका ये जो एग्जाम हुआ है एनटीपीसी का, इसमें दो तीन क्वेश्चन या तो ऑप्शन में वो डांस मुझे दिख रहे हैं या फिर आपका वो डिट्टो क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स का। तो एक बार अगर कोशिश करना ये हो जाए, नहीं तो मैं तो इस सीरीज में कवर कराऊंगा ही सही। तो ये सीरीज का मेन मोटो यही है कि रिसेंट पैटर्न में क्या चीजें चल रही है, राइट। तो ये चीजें हैं। तो 20% क्वेश्चन के लिए हो सकता है आपको इधर उधर कंफ्यूज करे, बट आप अगर इसमें एलिमिनेशन करके 50-50 वाले पे जाओगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ऐसे क्वेश्चंस भी सही हो जाएंगे। लेकिन 80% ऐसे आ रहे हैं कि आप अगर इन सब चीजों पे ध्यान ना दो कि रामायणा हिंदू एपिक से रिलेटेड है, बिलाईनूर टेम्पल का है, यहाँ इस विलेज में होता है उस विलेज में, इससे बढ़िया आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि पौंडीचेरी का फोक डांस कौन सा है गिवन ऑप्शन में, तो आप उसे जल्दी कर पाओगे। ठीक है, कहने का सार इतना सा है ना। एक एक करके शुरू करते हैं। दलखाई डांस की बात करते हैं। दलखाई डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी 3-4 एग्जाम में आ चुका है, तो इसके बारे में आपको अच्छे से देखना है। इसकी डिटेलिंग से भी क्वेश्चन आया हुआ है दलखाई। ठीक है, सबसे पहले ये फोल्क डांस है कहाँ का, तो ये उड़ीसा का फोल्क डांस है। ठीक है, उड़ीसा का। और उड़ीसा का भी एक बार एरिया पूछा गया था, किस एरिया से आपका ये आता है ये डांस, तो संबलपुर एरिया है जो उड़ीसा का, वहां से ये आपका बिलोंग करता है। दलखाई का मीनिंग क्या होता है उड़िया में, लेडी लव। ठीक है, लेडी लव। और ये बेसिकली आपका जो राधा कृष्ण जी हैं इनको लेकर के ये डांस है, राधा कृष्ण के ऊपर। और इनका इस डांस का रेफरेंस आपको रामायण से लिया गया है, महाभारत, तो काफी सारे ऐसे आपके ग्रंथ हैं जिनसे इसका कुछ कुछ पार्ट, एक कोई स्टैंजा लिया गया है, कुछ कुछ चीजें, तो ये चीज है। ठीक है, और क्या याद रखोगे भाई इसमें आपको, जो इम्पोर्टेंट बात है वही सीधा सीधा लिखाता हूँ। अब ये आपका परफॉर्म कब किया जाता है, तो ये ध्यान देना, ये आपका 3-4 ओकेजन्स पे जो दलखाई फेस्टिवल है ये, सॉरी फोल्क डांस है, ये आपका परफॉर्म किया जाता है। एक तो नुआखाई हो गया। ठीक है, कौन सा, नुआखाई। फिर भाई जुंतिया हो गया। ठीक है, नुआखाई हो गया, भाई जुंतिया हो गया, जुंतिया। और थर्ड नंबर पे अपना आ जाता है एक फागुन पुनी, फागुन पूनी। ठीक है, और एक आपको दुर्गा पूजा के टाइम भी इसको परफॉर्म करते हैं, लेकिन कहाँ पे, उड़ीसा में। ठीक, और एक और था आपका, नुआखाई हो गया, दलखाई। ठीक है, ये होते हैं, दलखाई हो गया अपना, ये सेम यही दलखाई का एक्चुअली, ये जो दलखाई है ये भी एक कहीं कहीं ओकेजन्स मनाए जाते हैं जहाँ पे दलखाई डांस करते हैं। ठीक है, तो अगर कहीं ऑप्शन में आपको ऐसा दिखे ना ये कोई ओकेशन होता है क्या दलखाई, तो हाँ ओकेशन भी होता है और ये फोल्क डांस भी होता है उड़ीसा का। नुआखाई, भाई जुंतिया, फागुन पुनिय और आपका दुर्गा पूजा, इनके इन ओकेशंस पे भी इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक,
और जो इसमें महिलाएं परफॉर्म करती हैं इस डांस को, उनको बोला जाता है क्वानरीज। ठीक है। ये जितनी भी चीजें बता रहा हूँ इस डांस से रिलेटेड, सारी की सारी आई हुई हैं कहीं ना किसी एग्जाम में। ठीक। तो इम्पोर्टेंट काफी ज्यादा है ये आपके लिए। एंड इसमें एक आपसे ये क्वेश्चन आया था कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस फोल्क डांस में यूज किया जाता है। तो इसमें ध्यान देना, ढोल का यूज करते हैं और तमकी का यूज करते हैं। वैसे तीन चार हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है इन दो चीजों से, ढोल से और तमकी से। ठीक। तो एक चीज ये आपने माइंड में आप रखेंगे। और क्या है इससे आपका अच्छा ये देखना कि मैंने ये इसकी डिटेलिंग क्यों कराई है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस है ये, उड़ीसा का फोल्क डांस, और बहुत क्वेश्चंस इससे बने भी हैं। अब उड़ीसा के दो चार और फोल्क डांस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो और देख लो। जैसे कि आपका एक धाप डांस है। ठीक है, धाप डांस उड़ीसा का है, इंपॉर्टेंट है। एक होता है आपका घुमुरा डांस, घुमुरा डांस होता है उड़ीसा का। एक होता है बाघ नाच। ठीक है। क्या बोलते हैं? बाघ नाच, बाघ नाच बोलते हैं, या फिर आप इसको कहीं कहीं टाइगर डांस लिखा भी देखोगे, वो बेसिकली टाइगर डांस बाघ नाच का ही इंग्लिश वर्जन है, टाइगर डांस। ठीक है, ये हो गया। देन एक आपका उड़ीसा का है इंपॉर्टेंट, चंगू डांस। ठीक है, चंगू डांस हो गया। ये लिस्ट बनवा रहा हूँ, लिख लो। अब इस सीरीज की यही आपकी ब्यूटी है कि मैं आपको कहीं कहीं करके कुछ कुछ चंक्स में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें लिखा रहा हूँ, उनको लिख लिया करो और कोशिश करो याद करने की। ठीक है, साथ के साथ फिर हो गया गोटी पुआ। ठीक है, गोटी पुआ डांस भी उड़ीसा का काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका नचनी डांस हो गया। नचनी पूछा गया है ये एक बार, नचनी डांस कहाँ का है, तो ये उड़ीसा का है। फिर आपका छऊ डांस तो मैंने बताया हुआ है, छऊ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट छऊ के जितने भी पार्ट्स हैं आपको मैंने सेट 2 या 3 में बताया हुआ था, एक बार वो देख ही लेना। फिर एक केला केलुनी, केला केलुनी डांस भी उड़ीसा का है। आपका कर्मा नाच होता है। ठीक है, कर्मा नाच। फिर आपका एक होता है दासा कथिया, है ना, दासा कथिया डांस, ये भी लिख लेना सारे के सारे। ठीक है, लिस्ट बना के, इससे ज्यादा क्योंकि जो लिखवा रहा हूँ फिर इससे आगे चीजें नहीं जाएंगी। एक कर्मा नाच होता है, कर्मा नाच, कर्मा नाच। और झूमर डांस होता है। ठीक है, उड़ीसा का अब देखो ये जो झूमर है ना, ये उड़ीसा का फोल्क डांस है। ठीक, तो इसको कंफ्यूज मत करना। झूमर हो गया। फिर आपका चाद्या दंत नाता होता है। थोड़ा सा नीचे लिख दूं क्या? देखो, हाँ यहाँ पे अच्छे से लिस्ट बनेगी। चाद्या धन धनाता, ये भी कहाँ का है? उड़ीसा का डांस है। इसके बाद आपका आ जाता है एक घंटा पटुआ, घंटा पटुआ डांस, है ना। फिर एक आ जाता है क्या नाम है यार, अ, कंधेई। ठीक है, कंधेई डांस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फोल्क डांसेस हैं कहाँ के? उड़ीसा के। इनको आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना। स्टार्टिंग में जो तीन चार बताए हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे धाप हो गया, घुमरा हो गया, आपका बागनाच या टाइगर डांस बोलते हैं। अच्छा ये देखना, घुमरा अलग है, घूमर अलग है। ठीक, चंगू डांस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे धाप डांस की तो डिटेल भी पूछ सकता है, एक बार बता देता हूँ धाप के बारे में। इससे एक क्वेश्चन आया हुआ है क्योंकि कि धाप डांस कौन सा ट्राइब परफॉर्म करता है, तो इसको कांधा ट्राइब है वो परफॉर्म करता है धाप डांस को। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पहला वाला जो दलखाई हो गया। अब इससे देखो दलखाई से हुआ क्या, मैंने आपको उड़ीसा के फुल डांसेस पूरे निपटा दिए। नाउ बात करते हैं गरदी डांस की। तो गराडा ही है वो डांस जो कि आपका रामायण से रिलेटेड है। ये बेसिकली क्यों मनाते हैं? क्योंकि जब राम जी की रावण के ऊपर विजय हो गई थी, इन्होंने रावण को हरा दिया था, तो वानरों ने यहाँ पे डांस किया था। जो बंदर होते हैं ना, वानर होते हैं, मंकी होते हैं बेसिकली, हम यहाँ पे जब भी रामायण का कॉन्टेक्स्ट लेते हैं तो वहां पे हम वानर यूज करते हैं। ठीक है, वानर एंड बंदर डिफरेंस है थोड़ा सा। तो वानर जो होते हैं, वानरों ने अपना डांस करके या एक ऐसा उत्सव मनाया था जब राम जी की रावण के ऊपर विजय हो गई थी। तो इसी डांस को यहाँ पे संजो करके रखा गया है गाराडी डांस को, डांस के फॉर्म में। और ये विलियनूर टेम्पल में किया जाता है, पौंडीचेरी, पुडुचेरी के, सॉरी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा माइंड में रखना। एंड हुली वेशा की बात करें तो हुली वेशा, इसे ये हुली वेशा आपका कन्नड़ा फोल्क डांस है। ठीक है, कौन सा है भाई? कन्नड़ा। और ये कन्नड़ा है बेसिकली, तो कहाँ से बिलोंग करेगा, कौन से स्टेट को बिलोंग करेगा? कर्नाटका। ठीक। एंड ये मोस्टली किया जाता है दुर्गा पूजा के टाइम पे। अगेन ये कौन सा दुर्गा पूजा के टाइम किया जाता है, और यहाँ पे जो परफॉर्म करने वाले होते हैं वो क्या करते हैं कि मुखौटा पहन लेते हैं एक बाघ का, या फिर आपका बाघ का पहनते हैं। ठीक है ना,
तो दुर्गा पूजा के टाइम होता है, लेकिन ये याद रखना अकेला दुर्गा पूजा के टाइम नहीं होता, मोस्टली टाइम्स होता है। बाकी आपका ये नवरात्रि के टाइम तो दुर्गा पूजा हो गया, और क्या गणेश चतुर्थी होती है ना, तब भी ये परफॉर्म किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी होती है तब भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। एंड टाइगर का इसमें जो है मुखौटा पहना जाता है, और गराडी में जो है वो आपका बानर का मुखौटा पहना जाता है, ठीक है। ये याद रख लेना एक बार थोड़ा, क्योंकि जो हुली वेश है ये भी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे इन्होंने ऑप्शन में दे दिया, तो एक बार अच्छे से देख ही लो। और कर्नाटका के जो भी इंपॉर्टेंट डांसेस हैं, फोल्क डांसेस, मैं आपको लिखा ही देता हूँ, एक बार लिख लो इसको, ठीक है। कहाँ के? कर्नाटका के। अच्छा, पुडुचेरी के क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि पुडुचेरी का वही एक इम्पॉर्टेंट डांसेस के अलावा ज्यादा है नहीं, वही एक याद रखना है। बाकी मैंने उसके ऊपर उड़ीसा के आपको लिखाई दिए थे, तो कर्नाटका के एक बार लिख लो। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, बाकी आपके होता है एक यक्षगान, ठीक है, यक्षगान। और दूसरा होता है आपका कुनीथा डांस, ठीक है। अब ये जो कुनीथा डांस है ना, ये कई टाइप का होता है, कहीं आपको डोलू कुनीथा लिखा मिलेगा, कहीं आपको पूजा कुनीथा मिलेगा, पूजा करके, या फिर PUJ करके। तो कोई भी टाइप का आपको कुनीथा मिले तो याद रखना कहाँ से बिलोंग करता है कुनीथा, कर्नाटका से बिलोंग करता है, ठीक। इसके बाद आपको कुछ और लिखा रहा हूँ जो कि अक्सर सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि आपका मोलाक डांस हो गया, है ना। कौन सा है ये? मोलाक डांस। देन उत्तरी डांस, ठीक है। उत्तरी उत्तरी डांस हो गया। इसके अलावा उमत आर्ट हो गया, उमत आर्ट करके, ठीक है। और आपका कोम्बात हो गया, कोम्बात। ये भी आपके फोल्क डांसेस हैं, कहाँ के? कर्नाटका के, ठीक है। इसके अलावा आपका कोलेगल हो गया, कोलेगल। कोलेगल भी कहाँ का है भाई? कर्नाटका का है। इसके अलावा अपना यक्षगान मैंने करा दिया है, ये हो गया। नंजागुड होता है, नंजागुड करके आपका फोल्क डांस है, कहाँ का? कर्नाटका का। फिर आपको परिजाथा करके मिलेगा, परिजाथा, परिजाथा। अब ये भी आपका एक दो टाइप का होता है, जिसमें कृष्णा परिजात करके, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यही अक्सर पूछा जाता है इसको, ठीक है। एंड आपका कई आराधनाएं करके आपको डांसेस मिलेंगे, आराधनाएं करके, ये बेसिकली डांसेस नहीं, पूजा करते हैं तब ये डांस परफॉर्म किए जाते हैं, एक्ट परफॉर्म किए जाते हैं, तो इतना एग्जाम में नहीं पूछते, बाकी की ये चीजें थोड़ी सी पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको ये लिख ही दिया, ठीक है। अगले वाले पे मूव ऑन करते हैं, दैट इज कहाँ गया? दैट इज टिप्पणी, ठीक है। तो टिप्पणी देखो, तो ये है अपना गुजरात का डांस, और इस डांस को परफॉर्म करने के लिए जो बेसिक से आपके थाली है उनको यूज किया जाता है, यहाँ पे जो ब्रास प्लेट्स होती हैं उनका यहाँ पे यूज करते हैं बेसिकली, ज्यादा इसका डिटेल में पूछा नहीं जाता, तो याद रख लेना टिप्पणी डांस कहाँ से बिलोंग करता है, तो गुजरात से। गुजरात के कुछ और इम्पोर्टेंट आपको मैं डांस लिखा देता हूँ। गुजरात की बात करने लग रहे हैं, हेडिंग आप गुजरात डालना। तो और डांस की बात करें तो आपको डांडिया गरबा तो पता ही होगा, ठीक है। डांडिया हो गया, गरबा हो गया, कहाँ के हैं ये? गुजरात के। देन आपका एक रास डांस होता है, ये भी गुजरात का है। टिप्पणी हो गया भवई, है ना, भवई डांस। अब भवई के ऊपर काफी यहाँ पे आपको वो मिलेंगे यहाँ पे विवाद कि ये कहाँ का है, तो एक ये तो आपको याद रखना ही रखना है, गुजरात का है। बाकी फिर आपको थ्रू ऑप्शन भी कई बार आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर आपका विंचुडो डांस है, ठीक है, विंचुडो डांस। देन आपका आ जाता है दंगी नृत्य, ठीक है, अ, दंगी नृत्य। तो ये याद रखना, दंगी डांस और आपका टिप्पणी डांस, ये दोनों भी कहाँ के हैं? गुजरात के हैं। तो आपका ये वाला क्वेश्चन अभी खत्म होता है, डांसेस वाला जितने भी लिखाए हैं इनको याद कर लेना अच्छे से, चीजें हैं आपने माइंड में रखना। एंड देखो यार, मेरा मेन फोकस होता है कि कम टाइम में ज्यादा चीजें बताऊं, तो मैं आपसे कई बार लाइक शेयर ये फलाना ढिमाका नहीं बोल पाता हूँ, तो खुद से कर दिया करो। क्योंकि अब लास्ट वीडियो में ही देखा नंबर इतना कम है, तो फिर इतना अंदर से यार मोटिवेशन भी नहीं आता कि चीजें कराओ, है ना। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए सारे सेशंस लाने में, है ना। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, तब भी मैं लाता जा रहा हूँ, बिकॉज जितना ज्यादा हो सके चीजें करानी चाहिए। और खैर यार देखो, अब ये क्वेश्चन देखो यार, कैसा उल्टा घुमा के पूछा गया है कि महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने जेल टूरिज्म इनिशिएटिव लॉन्च किया है, तो कब किया था? ये आपका जैन 2021 का करंट अफेयर में, वैसे करंट में काफी रहा था जेल टूरिज्म जब आया था, जैन 2021 में। लेकिन अब बात यह है कि इन्होंने घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया कि जन का है, मई का है, अगस्त का है, नवंबर का है, तो ये काफी बच्चों को इसमें दिक्कत हुई होगी, जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी। बिकॉज याद ऐसे किया जाता है कि जेल टूरिज्म कहाँ का इनिशिएटिव है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। फिलहाल एक बार देख लो यार क्या ही जाता है, अगर आपका रिपीट हो जाए कहीं, क्योंकि करंट अफेयर वैसे भी हर जगह
2021 के ही 6 हुए हैं। खैर, बाकी 2022 के भी आप फॉर निगलेक्टेड मत लेना, पूछ लिए जा सकते हैं, ठीक है। खैर, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एज पर रिन्यूएबल फ्यूल एसोसिएशन डेटा, कौन सा वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है इथेनॉल का, ठीक है, 2020 में। क्योंकि ये जो रैंकिंग आई है 2020 में ही आई है, तो ये मत सोचना कि 2020 का करंट अफेयर पूछ लिया। ये रैंकिंग ही 2020 में आई है, ठीक। तो लेटेस्ट 2020 की है। तो इथेनॉल का सबसे हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, लार्जेस्ट, सॉरी हाईएस्ट क्या, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो ये आपका सबसे पहले नंबर पे है यूएसए, सेकंड नंबर पे है ब्राजील। मजे की बात यह है कि ये दोनों मिलके ही पूरे वर्ल्ड का 82% इथानॉल प्रोड्यूस करते हैं। इथानॉल बेसिकली, आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि इंडिया में हम इथानॉल किससे बनाते हैं, है ना, क्योंकि इथानॉल जो है आपका वो शुगर केन से भी बनाया जा सकता है, आपका मेज से भी बनाया जा सकता है, वीट से भी बनाया जा सकता है। बेसिकली जिसमें भी ज्यादा स्टार्च होता है ना, जिन भी चीजों में, उससे आपका इथानॉल बनाया जा सकता है, ठीक है। शुगर केन में काफी ज्यादा होता है, तो शुगर केन से इजीली बन जाता है। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में आपका किस तरीके से हम इथानॉल की प्रोडक्शन करते हैं, तो ये हम फर्मेंटेशन प्रोसेस से, एक चीज ये आपका साइंस में क्वेश्चन आ सकता है कि इथानॉल कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, फर्मेंटेशन कराते हैं शुगर केन का। शुगर केन का जो मोलासिस बनता है ना, तो याद रखना इंडिया में जो सबसे ज्यादा यूज मेथड है इथानॉल का, वो कौन सा है, मोलासिस के थ्रू हम फर्मेंटेशन करा के इथानॉल का प्रोडक्शन कराते हैं फ्रॉम शुगर केन, ठीक। अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका अगला क्वेश्चन, देखो। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर। लल्लू पंजू क्वेश्चन है, फटाफट से बता दोगे कौन से ईयर में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन सबको याद है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपका बेसिकली अमेंडमेंट था ये, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि आपका 1976 में आया। इसके अकॉर्डिंग कई सारे चेंजेस किए गए थे, जिसके वजह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। क्या क्या कौन आपके चेंजेस थे, एक तो आपका जो प्रियम्बल है उसमें 3 शब्द जोड़ दिए गए। अच्छा, ये ध्यान देना, मैं आपसे 42nd की ही बात कर रहा हूँ, वैसे प्रियम्बल में और 3 4 चीजें जोड़ी गई, लेकिन 42nd वाले में 3 जोड़े गए थे, जो कि आपका सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड आपका इंटीग्रिटी, ठीक है। तो ये 3 शब्द हमारे प्रियम्बल में जोड़े गए थे। दूसरी बात, फंडामेंटल ड्यूटीज डाल दी गई थी। तीसरी बात, यहाँ पर आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, ये भी आपकी इसी पर्टिकुलर अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इनको इंट्रोड्यूस किया गया था कि क्या होगा, जिससे कि जो कोर्ट की प्रोसीजर है ना, वो थोड़ा सा जल्दी जल्दी आगे बढ़ पाए। एंड इसमें आपका प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लागू करने की जो पावर है वो भी इसके अंदर दी गई थी। तो ये इसमें कैसी कई सारी चीजें थी, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया, यही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट आपके अमेंडमेंट है, एक बार फटाफट से रिवाइज, जिनको आता है उनको रिवाइज करा देता हूँ, जिन्हें कुछ नहीं आता वो इसको याद कर लेना फटाफट से, ठीक है। ये क्या है यार, ये क्वेश्चन किसी काम का है नहीं वैसे, ठीक है। तो देखो, आपको मैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट बता दूं। अरे हाँ यार, इससे याद आया, आपको मैंने लास्ट वाली क्लास में औरंगजेब का बेटा बता दिया था, दारा शिकोह को। एक्चुअली में दारा शिकोह भाई था। तो इसको यार एक बार याद रखना, ठीक है। फ्लो फ्लो में थोड़ा सा चला जाता है कभी कभी इधर उधर, तो सॉरी फॉर दैट। देखो, अमेंडमेंट एक्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप अमेंडमेंट एक्ट नंबर आप कौन सा याद रखोगे आप? अभी आपका रिसेंटली एक एग्जाम में 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पूछा गया था, जिसमें आपका क्या है कि इसके अंदर जो दादरा एंड नागर हवेली है ना, इसको यूनियन टेरिटरी के तहत इंडिया के अंदर डाला गया था, दादरा एंड नागर हवेली को। तो याद रखना यार, ये आपका 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको यहाँ पे यूटी बना दिया गया था। कौन से ईयर में आया था ये आपका 1961 में। अब इसी से रिलेटेड आपका एक है आर्टिकल नंबर 371A। याद है ना, 370 रिलेटेड था जम्मू कश्मीर से, और आपका 371 नागालैंड से। तो बेसिकली नागालैंड को स्पेशल प्रोविजन इसी अमेंडमेंट के थ्रू दिया जाता है। कौन सा भाई, 13th वाला, ठीक है। तो थोड़ा सा माइंड में रख लेना यार ये चीजें जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि रिसेंट एग्जाम में ये पूछा गया है, और 370 हटी है, तो कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछेगा। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 10th वाला, ठीक है, रिसेंट ही एग्जाम्स में है। अगले वाले अगर हम अमेंडमेंट की बात करें तो, अच्छा, ये 1962 में आया था। ये वाला जो आपका 13th अमेंडमेंट एक्ट है 1962 में। और अच्छा, एक चीज याद रखना कि मैंने आपको कुछ अमेंडमेंट एक्ट लैंग्वेज से रिलेटेड पहले ही करा दिए थे, सारे के सारे एक लाइन में। वो मैं फिर से रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सारे इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ। तो ये आपको पता होगा, मैं कोई भी चीज
बहुत बार रिपीट ही नहीं करता हूँ, क्योंकि एक बार करा दी तो फिर टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। तो जहां भी लिखा है उसको याद कर लेना, ठीक है। कुल मिला के अब अगले वाले पे आते हैं, तो आपका 31st अमेंडमेंट एक्ट। 31st अमेंडमेंट एक्ट, ये जितने भी लिखा रहा हूँ सारे पूछे गए हैं, ठीक है। 31st आता है आपका ये 1973 में। इसमें क्या हुआ, जो लोकसभा में सीट थी वो पहले 525 हुआ करती थी, बढ़ा करके 545 कर दिया गया 1973 के 31st अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपका आता है 31 के बाद आपको याद रखना है 44th वाला। 44th वाले में क्या हुआ, ये आया था आपका 1979 में। और इस अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है ना, उसको आपको पता होगा, पहले राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, लेकिन फिर बाद में क्या कर दिया गया, इसको आपका लीगल राइट बनाया गया है ना। लीगल राइट यानी कि इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी। तो बेसिकली आपका ये क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एफआर से हटा करके लीगल राइट यानी कि एलआर बना दिया गया था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। देन आपका इंपॉर्टेंट है 52nd वाला, 52nd अमेंडमेंट एक्ट। इसके थ्रू ही आपका जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये पास किया गया था। और आपको पता होगा कि 10th शेड्यूल में क्या है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन का 10th शेड्यूल है, इसके अंदर किसके बारे में बात की गई है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। एंटी डिफेक्शन लॉ वही दल बदल वाला जो कानून था, ठीक है। तो ये कौन से में हुआ, 52nd में। कब आया था ये, राजीव गांधी जी लेकर के आए थे इसको 1985 में, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देन आपके पास जो इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट निकल के आता है, और ये अभी ही किसी एग्जाम में पूछा भी गया था, कि जो आपकी वोटिंग की एज है वो 21 ईयर से घटा करके 18 साल की गई थी। कौन से साल में, यानी कि आपसे ईयर पूछा गया था, तो याद रखिएगा ये आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। और ये आया था आपका 61 वाला 1988 में, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये देखो, ये अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 1988 में। लेकिन मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया है कि कब हो गई थी, यानी ये लागू कब से हुआ था। तो 1989 से जो है आपका वोटिंग की एज, फिर 18 साल वाले लोग भी 1989 से वोट दे सकते थे, ठीक है। क्लियर है ना इतनी सी बात। चलो मुझे कमेंट में बताओ 71st अमेंडमेंट एक्ट में क्या था। मैंने आपको कराया हुआ है ना, बोला भी था ये इंपॉर्टेंट है, बताओ। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हमारे पास आ जाती है पंचायत, ठीक है। पंचायत आती है आपका सेवन, अब ये 73 74 एक साथ ही याद रखना है। ये क्या है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और फिर आपका ये 74th वाला है। 73rd में क्या किया गया, आपका जो शेड्यूल नंबर 9 है, सॉरी पार्ट नंबर जो 9 है कॉन्स्टिट्यूशन, और अगर शेड्यूल पूछे तो कौन सा, 11th वाला, ठीक है। ये था शेड्यूल 11th और पार्ट है आपका 9। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो पंचायत थी वो सेटअप कर दी गई आपका। पंचायत की यहाँ पे स्थापना हो जाती है। आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 243। और 243 के अंदर जो 243 ए से लेके 243 ओ तक है, ये तो है पंचायत का। और फिर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। ये दोनों के दोनों अमेंडमेंट एक्ट आपके 1993 के हैं, ठीक है। तो सारी ही चीजें बता देता हूँ एक साथ। देखो, इसमें आपका म्युनिसिपैलिटीज के बारे में बताया गया। म्युनिसिपैलिटीज का इंट्रोडक्शन कराया गया, जो अर्बन एरियाज हैं। और इसका अगर शेड्यूल पूछे, शेड्यूल इसका कौन सा हो जाएगा, 12th वाला, ठीक है। शेड्यूल हो गया 12th। और अगर पार्ट पूछा जाए तो पार्ट है 9th का ए, ठीक है। इसका म्युनिसिपैलिटीज का। एंड आर्टिकल कौन सा हो जाएगा इसका, तो 243 ओ तक तो इसका है। तो ओ के बाद क्या आएगा आपका पी। तो 243 पी से लेके आपका 243 जेड जी, ये ध्यान देना। 243 ये है जेड, ये है जी। अब ये जो पूरे आर्टिकल्स हैं ये आपके म्युनिसिपैलिटीज को लेकर के हैं, ठीक है। तो इतनी ही चीजें आपकी पूछी जाएंगी म्युनिसिपैलिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, इसका आंसर आपको खुद ही करना है, कि सबसे पहले पंचायत का इंट्रोडक्शन कहाँ पर किया गया था, राजस्थान के कौन से विलेज में। अरे यार, राजस्थान क्यों बता दिया। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे क्यों आएंगे, पहले अमेंडमेंट निपटाते हैं। 73 हो गया, 74 हो गया, और 86th वाला अमेंडमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 86th अमेंडमेंट एक्ट कब आया, 2002 में आया। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, आपको आर्टिकल नंबर 21A पता होगा। 21 में क्या था आपका, एक इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया आर्टिकल नंबर 21 में। तो 21A ने क्या बोला, कि जो आपका 6 से लेके 14 साल के बच्चे हैं, इनके लिए एजुकेशन क्या होगी, एक फंडामेंटल राइट होगी, ठीक है। तो ये आपका 21A आर्टिकल कौन से
अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया, तो 86th अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 में आया। अरे बोलो हाँ, इतनी सी बात क्लियर है क्या? हाँ जी। और अच्छा एक चीज और, इसका एजुकेशन से रिलेटेड आपका 6 साल तक आपका क्या होगा, हर बच्चे को एलिमेंट्री एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये फंडामेंटल ड्यूटीज में है, और ये आर्टिकल नंबर 51A के अंदर बताया गया है, ठीक है। ये भी एक माइंड में रखना है, वैसे पूछा तो कहीं नहीं गया ये। अगले वाले अमेंडमेंट एक्ट पे आते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो यार, यहाँ पे ना एक अभी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ है आपका 2022 में, 2021 वाला, उसमें 100th अमेंडमेंट पूछा गया था। जो 100 अमेंडमेंट एक्ट, राइट, ये आपका हुआ कब था? तो 2015 में हुआ था। और मैं एक साथ बताता हूँ, 101 वाला भी, 102 वाला, 103 एंड 104, ठीक है। इन सब में क्या क्या है ये आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि 101 तो देखो यार, रट्टू तोता वाला आपको याद हुई क्या होगा। ये आपका 2016 में आया था, इसमें आपका जीएसटी जो है वो पास किया गया था, ठीक। जीएसटी के बारे में सब कुछ पता है ना? अगर सारा ज्ञान है आपको जीएसटी के बारे में, तो कमेंट सेक्शन में अपना ज्ञान छोड़ दें जितना भी है। नहीं मुझे लगेगा पूरा ज्ञान है किसी को, तो अगले वाले सेशन में बताऊंगा। या फिर आप, जिसका भी अच्छा लगेगा मुझे, जिसने जीएसटी के बारे में सब कुछ बता दिया, उसको पिन कर दूंगा, सारे बच्चे देख लेना, ठीक। चलो खैर, 100th अमेंडमेंट एक्ट 2015 में क्या हुआ कि जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच में जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ और कौन से ईयर में हुआ? तो 100 और 2015 में। इसमें बेसिकली हुआ क्या कि कुछ टेरिटरीज हैं वो इंडिया ने बांग्लादेश को विद इफेक्ट दे दी थी, ठीक है। फर्स्ट अपना जो पहला शेड्यूल है इसका यूज करते हुए, तो ये चीज है। बाकी 101 वाला तो जीएसटी का हो गया। 102 वाला जो अमेंडमेंट था, ये एनसीबीसी को लेके था, ठीक है। एनसीबीसी, एनसीबीसी क्या है? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब मैं ऐसे लिख नहीं रहा हूँ, आवाज सुनी ली है, लिख लेना अपने आप से, ठीक। इसमें हुआ क्या कि जो आपका दो आर्टिकल थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, एक तो 338B और आपका एक 342A, ठीक है। तो याद रख लेना कौन कौन से आर्टिकल में है आपका एनसीबीसी का उल्लेख, 333B और 342A। देन 103rd वाला जो अमेंडमेंट एक्ट है, इसमें आपका जो आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इंट्रोडक्शन कराया गया ना, वो ही आपका इसमें कराया गया था। कब आया 103rd वाला? तो 2019 में। और ये विद, अगर आपसे पूछा जाए कब से अफेक्ट में है ये, तो 12th ऑफ जनवरी 2019, ठीक। देन आपका 102 वाला कब आया था? तो ये 2018 में आया था। ये तो आपको पता ही है, 2016 में आया था। ईडब्ल्यूएस का जो कैटेगरी इंट्रोड्यूस करी गई थी ना, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स, तो ये भी आपका कौन से अमेंडमेंट एक्ट में है? 103rd में है। 104th अमेंडमेंट एक्ट जो है आपका, ये एक्सटेंशन ऑफ, ये देख लो यार, ये अभी नया नया है, 2020 का अमेंडमेंट एक्ट है ये। एक्सटेंशन ऑफ एससी एंड एसटी सीट्स इन लोकसभा। तो लोकसभा में जो एससी एसटी सीट्स हैं उनका एक्सटेंशन कर दिया गया है, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 104th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये है लास्ट वाले आपके 4-5 जो इम्पोर्टेंट और हैं आपके अमेंडमेंट एक्ट। बाकी ये आपके सारे के सारे टोटल इम्पोर्टेंट जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, इनको आप साथ में वो जो मैंने लैंग्वेज वाले पहले बताए हुए हैं उनके साथ ऐड कर दोगे, तो यहीं से ही आपका अमेंडमेंट से क्वेश्चन आने वाला है, इससे बाहर तो नहीं आएगा, ठीक। आई होप आपको क्लैरिफाइड हो गई होंगी सारी की चीजें। फिलहाल इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, और एक चीज आप लोग याद रखो, मैंने ना कई बच्चों को देखा है कि मोटिवेशन नहीं मिल रहा। सर मोटिवेशन कैसे मिलेगा? जहां तक मुझे लगता है, और मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आप जितने बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हो ना, सारे के सारे या तो मिडिल क्लास हैं या लोअर क्लास हैं, जो भी हैं वो कोई अच्छी पोजीशन में तो नहीं है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम है, या तो मतलब कुछ ना कुछ चक्कर है। तो वही जो सिचुएशन है ना, उससे आपको वो याद करो ना, आपकी जो ग्राउंड सिचुएशन। एक तो बच्चे क्या होते हैं ना, कई बच्चों को मैं देखता हूँ हवा हवाई हो जाते हैं, अपनी रूट्स को भूल जाते हैं। अपनी रूट्स को याद रखो, किस पोजीशन में हो, कैसे करके आपको पढ़ाया जा रहा है, आपका फ्यूचर क्या होगा, इन बातों पे ध्यान दोगे, अपने आप मोटिवेशन मिलेगा यार। एक्सटर्नल मोटिवेशन की कोई जरूरत ही नहीं है। आपने ना तवे देखे होंगे, एक होता है पतला तवा, एक होता है मोटा तवा। मोटे तवे को एक बार गर्म करो, काफी टाइम तक गर्म रहता है। पतले तवे को गर्म करो, जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो डोंट बी द पतला तवा, मोटा तवा बनो। कहने का मतलब ये है, अपने आप गर्म होते रहो, ठीक है, और काफी टाइम तक रहा करो। ऐसा नहीं कि 2 मिनट का मोटिवेशन दिया, बहुत जोश में आ गए, फिर अगले दिन से पड़े हुए हो। ऐसा नहीं करना है। अपनी रूट्स को याद रखिए, क्यों इस तैयारी की, सरकारी नौकरी में क्यों जाना है। आई डोंट थिंक कि किसी का सपना होगा कि मैं, किसी ने बचपन में सोचा होगा मैं स्टेशन मास्टर बनूंगा।
कुछ ना कुछ मजबूरी से ही बन रहे हो ना, वो मजबूरी ही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। अरे बोलो हाँ। ठीक है। तो उसको याद रखो, अपने मम्मी पापा की थोड़ा सा याद कर लिया करो, बाकी सिलेबस देख लिया करो, क्या आगे होने वाला है, फ्यूचर ध्यान में सोच लिया करो। डेली सुबह उठ के 5 मिनट ये काम सोचोगे ना माइंड में, अपने आप दिन भर का फ्यूल आ जाएगा मोटिवेशन का। आगे बात समझ में? तो अपने आप से पढ़ाई करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना सीखो, ठीक है? 2 साल के बच्चे नहीं हो कोई भी यहाँ पे। खैर, एंड करता हूँ सेशन को यहीं पे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय।